ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम लोग देख चुके हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। हम लोग कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर चुके हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, force applied on any unit area, and it is normally measured in Pascal, or its units are also megapascal and gigapascal। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज दो क्वांटिटीज के बीच में ये रेशियो है, और इसके लिए इसका यूनिट नहीं होता। जब भी स्ट्रेस अप्लाई होती है बॉडी के ऊपर तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है बॉडी में। फिर हमने ये देखा था कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर अगर स्ट्रेस अप्लाई करें बॉडी के ऊपर, और व्हेन वी रिमूव द स्ट्रेस द बॉडी विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और फिर हमने देखा था यील्ड पॉइंट क्या है जी, मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी वो या बेयर करता है अस्सलाम सर। बिफोर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बिफोर मैकेनिकल की सिविल की क्लास है। फॉर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल स्टूडेंट्स, सिविल डिपार्टमेंट। दोनों की है। फॉर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल स्टूडेंट, सिविल डिपार्टमेंट। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि यील्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस बिफोर गोइंग इनटू, मतलब कि इलास्टिक रेंज से निकलने से पहले कितनी मैक्सिमम उसके अंदर स्ट्रेस बेयर कर सकता है वो। और यील्ड पॉइंट के बाद जो है हमारी बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आती बल्कि वो प्लास्टिक रेंज में इंटर हो जाती है। फिर हमने देखा व्हाट इज अल्टीमेट स्ट्रेस, के मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी बेयर कर सकता है बिफोर ब्रेकिंग या नेकिंग रीजन स्टार्ट होने से पहले जितनी स्ट्रेस के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर 10 मेगापास्कल के लिए डिज़ाइन है तो उसके बाद उसका नेकिंग रीजन स्टार्ट हो जाएगा। और नेकिंग रीजन में क्या होता है जी, हमारा एरिया रिमूव होना शुरू हो जाता है, और फिर एट द एंड हमारा जो पार्ट है या स्पेसिमेन है या कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक हो जाता है। फिर हम देखा था डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं। ब्रिटल मटेरियल में ये होता है कि वो हमारे सिर्फ इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, दे डू नॉट शो द प्लास्टिक बिहेवियर। अब्बल इंचार्ज मा सर्च होगा ना आगे ये उरसम छुट्टी ना होकर गरी वजह से जवाब शायद टू लगातार लो आगे कैसर उमर, आर यू लिसनिंग मी? This is a formal session. Do not talk please during the session. If you have any query, do let me know at the end of the session. This lecture is being recorded. फिर हम लोगों ने देखा था कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में क्या फ़र्क होता है। ब्रिटल मटेरियल जो हैं वो सिर्फ हमारे पास ब्रिटल मटेरियल हमारे जो हैं वो हमारी इलास्टिक रेंज चीज सिर्फ शो करते हैं, और जो ही इलास्टिक रेंज खत्म होती है तो वो फौरन से ब्रेक हो जाते हैं, प्लास्टिक रीजन नहीं शो करते। लेकिन जो टेक्टाइल मटेरियल होते हैं वो इलास्टिक रीजन के बाद प्रॉपर प्लास्टिक रीजन भी शो करते हैं। तो इसका हमें एडवांटेज क्या है कि हमें प्लास्टिक रीजन में जब जाते हैं और नेकिंग स्टार्ट होती है तो हमें रेमटी का टाइम मिल जाता है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में फौरन से वो ब्रेक हो जाते हैं, हमें बैकअप प्लान या टाइम नहीं मिलता उसके रेमेडी का। Stress strain diagram of various material varies widely. On the basis of some common characteristics of stress strain diagram, material can be divided into two broader categories. इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में। डक्टिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर टेंशन विदाउट रप्चर, यानी कि रप्चर ना हो, ब्रेक ना हो, उससे पहले उसकी एबिलिटी है कि टेंशन अप्लाई हो रही है और बॉडी तो कितनी डिफॉर्म हो सकती है। टेंशन क्या होता है? व्हेन एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट विल इंक्रीज इट्स लेंथ। What is compression? When force is applied on a body it will decrease its length. Ductility, amount of deformation or strain that the material can withstand before failure, यानी स्ट्रेस अप्लाई होती है बॉडी पे, स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट। तो कितनी स्ट्रेन एक मटेरियल बेयर कर सकता है फेलियर होने से पहले
वो उसकी डक्टिलिटी होगी। एक मटेरियल ज़्यादा स्ट्रेन बेयर करता है स्ट्रेस अप्लाई होने से, तो उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक मटेरियल कम स्ट्रेन बेयर करता है स्ट्रेस अप्लाई करने से, तो उसकी डक्टिलिटी कम होगी। डक्टिलिटी क्या है जी? टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म सिग्निफिकेंटली बिफोर फ्रैक्चरिंग इज अ मेजर ऑफ इट्स डक्टिलिटी। प्लास्टिक रीजन ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज एविडेंस ऑफ डक्टिलिटी। ये देखिए, ये डक्टाइल मटेरियल्स जो हैं वो प्लास्टिक रीजन में भी आएंगे और प्रॉपर जो है वो रीजन शो करेंगे। मटेरियल विद 5% elongation एट द फ्रैक्चर आर कंसीडर्ड डक्टाइल। जिनकी 5% हो जाती है स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है, तो हम उनको कंसीडर करते हैं कि वो डक्टाइल है। ये देखिए, प्रॉपर हम ये डायग्राम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। On vertical axis we will draw the stress values, on horizontal axis we will draw the strain values, and this is the elastic region है। हुक्स लॉ भी हमारा जो है वो elastic limit के अंदर फॉलो होता है कि stress is directly proportional to strain, और जितनी स्ट्रेस हम अप्लाई करें बॉडी के ऊपर उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, बट विद इन द elastic limit। जो ही we will come out of the elastic limit, तो हमारा हुक्स लॉ भी ओबे नहीं होता, लिमिटेशन से ही है इसकी। प्लास्टिक रेंज में बॉडी जो इंटर हो रही है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा, और यहाँ के बाद प्रॉपर ये इस नेकिंग रीजन यहाँ के बाद स्टार्ट हो जाएगा और फिर फ्रैक्चर हो। टेक्टाइल मटेरियल्स कैन अंडरगो लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर रप्चर। जो टेक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें प्रॉपर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं रप्चर होने से पहले। लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं दे डू नॉट शो एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे बिफोर जस्ट एट द एंड ऑफ elastic region. Shear is primarily responsible for failure of a ductile material. अच्छा, डक्टाइल मटेरियल नॉर्मली किससे फेल होते हैं? शेयर स्ट्रेस हम लोग पढ़ चुके थे, हमने पढ़ी डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेस, उसमें हमने पढ़ी टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का हम लोग देख चुके कि जब वो अप्लाई होती है तो वो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करती है, और उसके लिए हम पॉजिटिव साइन नॉर्मली यूज करते हैं। कंप्रेसिव जब ये अप्लाई होती है तो वो बॉडी की लेंथ को डिक्रीज करती है, उसके लिए हम नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। और शेयर स्ट्रेस जो है वो हमने देखा कि दो अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होती हैं एक बॉडी के ऊपर, तो वो उसको उस एरिया से ब्रेक करती हैं। और ये यूजली शेयर स्ट्रेस कहाँ पे होती है? नट और बोल्ट्स या रिवेटेड जॉइंट्स में नॉर्मल शेयर स्ट्रेस अकर होती है। In a ductile material, visible distortion occur if the load become too large, thus providing a chance to take remedial action before an actual fracture occur. ये हम लोग देख चुके कि डक्टाइल मटेरियल क्योंकि उनमें जो भी जब लोड अप्लाई होता है, लार्ज लोड अप्लाई होगा और डिस्टॉर्शन होगी, तो हमें वो नज़र आएगी कि मटेरियल हमारा ब्रेक होने वाला है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन होगा कि हम टाइम मिल जाएगा कि हम उसके रेमेडिकल एक्शन परफॉर्म कर सकें बिफोर फ्रैक्चर। डक्टाइल मटेरियल आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। यही वही बातें बार बार डिफरेंट स्टाइल से बताई जा रही हैं कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें वो काफ़ी पूरे प्लास्टिक रेंज के बाद जाके फ्रैक्चर होते हैं। ब्रिटल मटेरियल का अब ये देखें, इसमें कोई प्लास्टिक रेंज शो नहीं की हुई है। जो ये इलास्टिक रेंज के एंड हुआ तो मटेरियल ब्रेक हो गया। एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी, कोई सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगी। लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट एंड द एब्सेंस ऑफ एनी प्लास्टिक रेंज, और कोई इसमें प्लास्टिक रेंज शो नहीं हो रही, फौरन से ब्रेक हो जाएगा। Brittle material rupture occur without any noticeable period change in the length. Rupture जो है वो प्रोड्यूस होगा हमारा ब्रिटल मटेरियल में, हमारा फौरन से रप्चर हो जाएगा। There is no difference between the ultimate strength and breaking strength. Ultimate strength और breaking strength इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसका वही है कि मैक्सिमम जितना लोड इसने बेयर करना था उतना ही बेयर किया और फिर ब्रेक हो गया। लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल है उनमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ में काफी फर्क है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद प्रॉपर नेकिंग रीजन स्टार्ट होगा और फिर एंड पे जाकर ब्रेकिंग और फ्रैक्चर होगी। स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ रप्चर इज मच स्मॉलर देन फॉर डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेन जो है वो रप्चर के टाइम पे बहुत कम होगा, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका होगा, बिल्कुल रिड्यूस हो चुका होगा। जैसे हमने स्पेसिमेन देखा था तो बहुत कम स्ट्रेन
होगी एट द टाइम ऑफ रप्चर। इसमें कोई नेकिंग रीजन नहीं होता, नेकिंग रीजन इसमें होता ही नहीं, क्योंकि इसमें प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, तो वो तो सारा नेकिंग रीजन होता ही प्लास्टिक रीजन है, तो इसमें इस वजह से नेकिंग रीजन नहीं होता। ग्लास, स्टोन, कास्ट आयरन और ब्रिटल मटेरियल। अच्छा, ग्लास जो है वो भी हमारा एक ब्रिटल मटेरियल है, स्टोन और कास्ट आयरन ये सारे हमारे ब्रिटल मटेरियल, ये आपको पता होना चाहिए ब्रिटल मटेरियल कौन से। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, अप्लाइड लोड P डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, ठीक है। हम इस पे ये P लोड अप्लाई करें, लेंथ इंक्रीज करें तो स्ट्रेस कितनी होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया A नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? अमाउंट दैट अ मटेरियल डिफॉर्म्स पर यूनिट लेंथ इन द टेंसाइल स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ ओवर इनिशियल लेंथ L नोट। तो ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, अमाउंट दैट अ मटेरियल डिफॉर्म्स पर यूनिट इनिशियल लेंथ इन अ टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जितनी लेंथ में चेंज आ रही है वो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल लेंथ। ये हमारी अब प्रॉपर एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसमें ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखें, ये स्ट्रेस अलॉन वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन, दिस इज इलास्टिक रीजन, ये प्लास्टिक रीजन, ये हम पढ़ चुके हैं। हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद हमारा है इलास्टिक लिमिट, ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन, और उसके बाद हमारे पास फ्रैक्चर, और यहाँ पे ये प्रॉपर नेकिंग रीजन है, यहाँ से मटेरियल कम होना शुरू हो जाएगा, नेकिंग स्टार्ट होगी। ये वो ये सारा जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको सम अप किया हुआ है। True stress, the true stress is defined as the ratio of applied load P to the instantaneous cross-sectional area A of the specimen at the load. True stress defined as the ratio of applied load to the जो हमारा cross-sectional area है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या चीज़ है? ट्रू स्ट्रेस। ये देखें, और ट्रू स्ट्रेन, the true strain is defined as the sum of all the instantaneous engineering strain, जो भी हमारी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है उन सबको जब हम सम करेंगे तो वो हमारा ट्रू स्ट्रेन होगा। Let an any time t instantaneous length अगर हमारी L है और change in length डेल्टा L है, तो स्ट्रेन हमारी क्या प्रोड्यूस होगी? टू स्ट्रेन change in length over original length. Now adding all these elements strain we get, जितने भी स्ट्रेन हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ट्रू स्ट्रेन आ जाएगी। ये समीशन का साइन है, सम के लिए यूज होता है, ऐड अप के लिए। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन रिप्लेसिंग समीशन विद इंटीग्रल वी गेट, इंटीग्रेशन का साइन है ये इंटीग्रल का, कि एल नोड से लेकर एल लेंथ तक हम जा रहे हैं, और चेंज इन लेंथ में जितनी भी लेंथ हमारी आ रही है वो ओरिजिनल लेंथ, तो ये इसका इंटीग्रेशन है कि ये जब भी हम इस तरह हटाते हैं तो ये नेचुरल लॉग हम इसका लिख देते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन ई एंड ट्रू स्ट्रेन, ये आपने देखना है जरा इनमें क्या रिलेशन है इंटरनेट से भी, और वैसे इनमें क्या है, ये 1+E। इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन में नेचुरल लॉग एल एन क्या चीज़ है? नेचुरल लॉग 1+E, ठीक है, ये स्ट्रेन का सिंबल। इंजीनियरिंग विद इन ट्रू स्ट्रेन, What should a design engineer use? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, इन दोनों में से अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेन आपने यूज करनी है? डिजाइन इंजीनियर विल यूज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, आपने इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन यूज करनी है बिकॉज दीज इन्वॉल्व डाटा दैट आर अवेलेबल टू हिम, नेमली द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि हमारे पास तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और लेंथ होती है, तो इस वजह से हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन को यूज करेंगे। डाटा हमारे पास इसका होता है। हुक्स लॉ या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज इट? In the linear range of stress strain curve from point O to proportional limit P, the curve is straight line. The stress is proportional to strain. ये हमने देखा था कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये यहाँ पे E है, इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और ये जो हमारा रिलेशन है ये हुक्स लॉ है। अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है यहाँ से तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हो जाएगा। ई क्या चीज़ है? ई इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ओ टू पी। ओ टू पी का जब स्लोप लेंगे तो इलास्टिसिटी आ जाएगी,
इट इज मेजर ऑफ द स्टिफनेस, मटेरियल कितना स्टिफ है। स्टिफनेस में हमने सबसे पहले लेक्चर में स्टिफनेस का पढ़ा था, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस में। स्ट्रेंथ का वो फिर दो पिक्चर थी जिसमें एक लिफ्ट थी, तो स्टिफनेस उसमें हम देख रहे थे, और स्ट्रेंथ में लोड उठाया हुआ था एक शिप के ऊपर। यूनिट ऑफ ई आर ऑफ सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि जो स्ट्रेस का पास्कल है और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो ई का भी पास्कल ही होगा। सिंस स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, तो जो स्ट्रेस का यूनिट है वही हमारा होगा इलास्टिसिटी का भी। इट इज इम्पोर्टेंट, ये एक डिजाइन पैरामीटर है, इलास्टिसिटी डिजाइन पैरामीटर है, हमें कैलकुलेट करेंगे जबकि तो देखेंगे। Elastic within plastic behavior material. If the strain disappear when the stress is removed, the material is said to be behavior elastic. वही हमने देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस अप्लाई की, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, और जब हम स्ट्रेस रिमूव की तो बॉडी ओरिजिनल कंडीशन में आ गई, तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। लार्जेस्ट स्ट्रेस फॉर विच द अकर इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट के अंदर। When the strain does not return to zero after the stress is removed, the material is said to be plastic, यानी कि अपनी ओरिजिनल में वापस नहीं है। Things we learned from stress strain diagram से हमने क्या क्या सीखा? Proportional limit stress strain in tension and compression के टेंशन में कैसे बिहेवियर करते हैं, और कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन टेंशन एंड कंप्रेशन। यील्ड स्ट्रेस भी हम लोग पढ़ चुके क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस पढ़ चुके, फेलियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन टेंशन एंड कंप्रेशन। स्ट्रेस अप्लाई करें तो लेंथ किस तरह से चेंज होती है, और डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस, ये सारी चीजें हमें अब क्लियर हो गई हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ी।